अगला टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का विद्युत द्विध्रुव। इस विद्युत द्विध्रुव में विद्युत शब्द का मतलब मैंने कई बार आपको बताया, विद्युत का मतलब क्या होता है? आवेश। विद्युत शब्द किससे उत्पन्न हुआ है, किससे संबंधित है? आवेश से। अब आता है द्विध्रुव। इसमें दो शब्द है, द्वि और ध्रुव, मतलब दो ध्रुव। तो पहले हम अगर ये समझ गए कि ध्रुव क्या होता है तो हमारी समझ में ये भी आ जाएगा कि दो ध्रुव क्या होंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी में दो तरह के आवेश हैं, एक कैसा है प्लस का, एक कैसा है माइनस का। अगर किसी बिंदु पर धनात्मक आवेश की अधिकता हो, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे उस पॉइंट को धनात्मक ध्रुव। क्या बोलेंगे? धनात्मक ध्रुव। किसी पॉइंट पर अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक ध्रुव। ठीक है। इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितने प्रकार के ध्रुव हो सकते हैं? दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। तीसरा कोई ध्रुव नहीं होगा। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? दो ध्रुव। अगर हम ऐसी कोई वस्तु लें या ऐसा कोई सिस्टम लें जिसमें दोनों ही तरह के आवेश हों, दोनों ही तरह के ध्रुव बन जाएं, जैसे ये पेन है, इस पेन के एक साइड में पॉजिटिव आवेश हो, एक साइड में नेगेटिव हो, तो ये वाली साइड क्या होगी? धनात्मक ध्रुव, और ये वाली क्या होगी? ऋणात्मक ध्रुव। तो इस पेन को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे द्विध्रुव। समझ में आ गई बात? द्विध्रुव। तो द्विध्रुव का मतलब समझ में आ गया, दो आवेशों से मिलकर बनेगा। दो आवेशों का जो जोड़ा होगा उसको हम बोलेंगे द्विध्रुव। ठीक है ना? एक सिंगल आवेश होगा तो एक ध्रुव होगा, लेकिन दोनों ही तरह के आवेश अगर हों तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विध्रुव। ऐसे बहुत से द्विध्रुव हैं प्रकृति में जो अपने आप बने हुए हैं। किस तरह से बनते हैं, किसे बोलेंगे द्विध्रुव? अभी पूरी डेफिनेशन नहीं हुई है। द्विध्रुव में क्या केवल ये एक ही विशेषता होनी चाहिए कि दो तरह के आवेश हों, या और भी विशेषता होनी चाहिए? तो और भी है। जैसे द्विध्रुव, पर्टिकुलर द्विध्रुव किसे बोलेंगे? जैसे हमारे पास एक आवेश है माइनस का 5 कूलम और एक है प्लस का 8 कूलम, तो क्या इसे हम द्विध्रुव बोल सकते हैं? आंसर है नहीं, इसे नहीं बोलेंगे। अगर ये आवेश प्लस का 5 कूलम होता तो इसे हम क्या बोलते? तो इसे हम द्विध्रुव बोल सकते हैं। तो दोनों आवेश कैसे होनी चाहिए? बराबर और विपरीत। ऐसा नहीं कि केवल विपरीत आवेश है, बराबर भी होने चाहिए। माइनस का 5 था, प्लस का 8 था, विपरीत तो थे लेकिन बराबर नहीं थे। तो दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? बराबर और विपरीत। और कोई कंडीशन, एक कंडीशन और है। क्या है? ये जो दूरी है ये कैसी होनी चाहिए? बहुत अत्यल्प दूरी। तो तीन विशेषताएं इसकी। दोनों आवेश कैसे होनी चाहिए? बराबर और विपरीत, और उनके बीच की दूरी अत्यल्प। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल पास पास। तो उस कंडीशन में उसे हम बोलेंगे द्विध्रुव। तो तीन चीजें हैं, कौन कौन सी? बराबर है आवेश, विपरीत हैं आवेश, दूरी कैसी? अत्यल्प। तो ये तीनों ही बातें हमें कंबाइंड करके और डेफिनेशन में लिखते हैं। कैसे बोलेंगे हम डेफिनेशन? समान परिमाण, बराबर है तो इसकी क्या बोलेंगे? समान परिमाण। जैसे 5 है तो समान परिमाण। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों का ऐसा निकाय, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें उन आवेशों की मध्य दूरी अत्यल्प हो, क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव। डेफिनेशन लिख सकते हो तुम, रिवाइंड करके पीछे से धीरे धीरे सुनो उसको, तो डेफिनेशन तुम नोट भी कर सकते हो। एक बार फिर से बोल देता हूं मैं। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, दो आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें आवेशों की मध्य दूरी अत्यल्प हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिख दी है मैंने। तो इस डेफिनेशन में तुम देख रहे हो विद्युत द्विध्रुव होने के लिए तीन विशेषताएं जरूरी है। कौन कौन सी? समान परिमाण, विपरीत प्रकृति और अत्यल्प दूरी। ठीक है, ये है विद्युत द्विध्रुव। अब कौन कौन से होते हैं द्विध्रुव? हम उदाहरण से बताएं यार, किसे हम द्विध्रुव कहेंगे। तो देखो द्विध्रुव कौन कौन से हैं, इसको नोट कर लेना पॉज करके। तो पहले हम ये देखेंगे द्विध्रुव कौन कौन से हैं, फिर देखेंगे हम अच्छा द्विध्रुव कौन सा होता है और कमजोर द्विध्रुव कौन सा होता है। तो देखो एक अच्छे द्विध्रुव की पहचान क्या है। तो पहले तो द्विध्रुव कौन कौन से है, एग्जाम्पल क्या है द्विध्रुव, जैसे NaCl, HCl। अब NaCl द्विध्रुव कैसे है? ऐसे है कि Na प्लस है और Cl माइनस है, और इनके बीच में जो दूरी होती है वो कैसी होती है? बहुत कम। कैसे पता दूरी कम होती है? किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं आपस में। तो देखो ये मान लो Na का परमाणु है और इस पर कौन सा आवेश है? प्लस।
Cl का परमाणु, तो ये मान लो Cl का परमाणु है, ठीक है, Cl, इस पर कौन सा आवेश होता है, माइनस। इसमें एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसलिए इसके ऊपर प्लस का आवेश है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से इसको माइनस का आवेश है। किस तरह से, कितनी दूरी होती है इनके बीच में, तो इनका जो एटम है कितना पास आ सकते हैं उतना पास आ जाते हैं, इसका एटम इसके एटम से चिपक जाता है। अब ऐसा नहीं कि ये एटम इसके अंदर चला जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, तो ये दोनों एटम एक दूसरे से इस तरीके से चिपके रहते हैं। तो जो आवेश हैं उनके बीच की दूरी कैसे लेंगे, ये तो दूरी 0 होगी, तो दूरी किस तरीके से गणना करते हैं, इसका पूरा धनावेश कहाँ माना जाता है, इस जगह पर, इसका पूरा ऋणात्मक आवेश कहाँ मानेंगे, इस जगह पर। जैसे द्रव्यमान केंद्र होता है उसी तरह से ये क्या है, आवेश के केंद्र, तो दूरी कितनी होगी, ये दूरी, और ये दूरी कितनी होगी, तो आंसर है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एक बहुत छोटा मात्रा है, तो दूरी कैसी होगी, बहुत कम होगी, आवेश कैसे होगी, बराबर हो गए, और कैसे विपरीत हुई है, तो ये क्या हो गया, NaCl द्विध्रुव। समझ में आ गई बात, NaCl द्विध्रुव। इसी तरह से HCl भी, H में HCl में H प्लस है, Cl माइनस है। अगर इस Cl पर माइनस माइनस होता तो ये द्विध्रुव नहीं होता, या इस पर H प्लस प्लस होता और Cl पर एक माइनस होता तो भी ये द्विध्रुव नहीं होते। दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, बराबर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक अच्छे द्विध्रुव की पहचान क्या है, अच्छा द्विध्रुव कैसे बोलेंगे, तो देखो अच्छा द्विध्रुव कैसे बोलेंगे। अच्छा द्विध्रुव वो होगा जिसमें द्विध्रुव के दोनों आवेश एक दूसरे से ज्यादा आकर्षण बल से बने हो। आकर्षण बल कैसा होना चाहिए, ज्यादा। जितने ज्यादा आकर्षण बल से बने होंगे हम बोलेंगे द्विध्रुव उतना स्थायी है, मजबूत है। तो देखो अच्छा द्विध्रुव किसे कहेंगे, मान लो हमारे पास ये द्विध्रुव है, इसके आवेश कितने हैं, -5 कूलम प्लस 5 कूलम, -5 कूलम प्लस 5 कूलम, -5 कूलम प्लस 5 कूलम, तीनों आवेश बराबर है, इनकी दूरियां अलग अलग है। मान लो इसके बीच में दूरी है 8 सेंटीमीटर, यहाँ है 5 सेंटीमीटर और यहाँ है 2 सेंटीमीटर। अब हमसे कोई पूछे इन तीनों द्विध्रुव में से सबसे अच्छा मजबूत द्विध्रुव कौन सा होगा, तो आंसर है ये बात। क्यों, क्योंकि इसमें आवेशों के बीच में दूरी कैसी है, सबसे कम। दूरी कम होने की वजह से बल कैसा लगेगा, ज्यादा। बल का फॉर्मूला याद है, कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा हो तो वीडियो देख लेना पिछला वाला, K(Q1 Q2 अपॉन R²। दूरी पर निर्भर है बल, तो दूरी कैसी है, सबसे कम, तो बल कैसा लगेगा, सबसे ज्यादा। तो ये द्विध्रुव सबसे अच्छा है। समझ में आ गई बात। अब और अच्छा द्विध्रुव बनाना हो, सबसे अच्छा, जिसे हम कहेंगे आदर्श द्विध्रुव, सबसे अच्छा द्विध्रुव। सबसे अच्छे द्विध्रुव के लिए इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे जितनी कम हो उतनी कम। अब सबसे कम दूरी कितनी हो सकती है, तो आंसर है 0। लेकिन अगर दूरी 0 हो जाएगी तो ये दोनों आवेश आपस में चिपक जाएंगे, फिर द्विध्रुव रहेगा ही नहीं। तो दूरी 0 नहीं होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, 0 जैसी होनी चाहिए। इसे हम कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे दूरी 0 की ओर अग्रसर होनी चाहिए। 0 की ओर अग्रसर मतलब 0 जैसी, 0 ना हो लेकिन 0 से थोड़ी सी बड़ी हो बस। अगर ऐसा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, आदर्श द्विध्रुव, सबसे अच्छा द्विध्रुव। समझ गए ना। अब आती है दूसरी चीज, मान लो हमारे पास फिर से द्विध्रुव है 3। इस बार द्विध्रुव ऐसे हैं, -8 कूलम और +8 कूलम। ये है -20 कूलम +20 कूलम, -50 कूलम +50 कूलम। दूरियां तीनों में बराबर हैं, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब इन तीनों में से कौन सा द्विध्रुव अच्छा हुआ, इसमें दूरियां तो बराबर है लेकिन आवेश कैसे अलग अलग। यहाँ आवेश के मान कैसे हैं, बड़े बड़े। फॉर्मूले में क्या देख रहे हैं हम, बल का मान आवेशों के समानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है लेकिन आवेशों के समानुपाती। तो आवेश जिसमें बड़े बड़े होंगे उसमें बल ज्यादा लगेगा, तो सबसे ज्यादा बल किसमें लगेगा, इस द्विध्रुव में। सबसे मजबूत कौन सा होगा, ये वाला द्विध्रुव। तो द्विध्रुव में 2 विशेषता होनी चाहिए, पहली दूरी कम होनी चाहिए और आवेश कैसे होनी चाहिए, बड़े बड़े। जितना बड़ा आवेश होगा उतना ज्यादा बल लगेगा, जितना ज्यादा बल लगेगा उतना द्विध्रुव स्थायी और मजबूत होगा। तो इन तीनों में सबसे बढ़िया ये है, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे जिसमें आवेश सबसे बड़े बड़े हों। अब आवेश सबसे बड़ा, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है अनंत, इन्फिनिट। अब अगर आवेश अनंत हो तो सबसे अच्छा द्विध्रुव बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आदर्श द्विध्रुव। लेकिन अनंत आवेश हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, तो अनंत तो हो ही नहीं सकते आवेश, अनंत तो कोई भी चीज नहीं होती। तो आवेश अनंत ना हो लेकिन आवेश अनंत की ओर अग्रसर हो, तो हम क्या बोलेंगे, आदर्श द्विध्रुव किसे कहेंगे, जिसमें आवेश अनंत की ओर अग्रसर हो।
अनंत की ओर अग्रसर होंगे। तो आदर्श द्विध्रुव की दो विशेषताएं होगी। कौन सी? डेफिनेशन याद कर लेना। तो आदर्श द्विध्रुव क्यों? क्योंकि एग्जाम आ जाती है। आदर्श द्विध्रुव क्या होता है? हम बोलेंगे आदर्श द्विध्रुव वो होता है जिसमें आवेश अनंत की ओर अग्रसर और उनके बीच की दूरी शून्य की ओर अग्रसर हो। ऐसा द्विध्रुव, मैं डेफिनेशन लिखी देता हूं यहाँ। ऐसा द्विध्रुव जिसमें आवेश अनंत की ओर अग्रसर, वैसे आवेशों के परिमाण लिखते हैं लेकिन मैं शॉर्ट में लिखता हूं जल्दी। ऐसा द्विध्रुव जिसमें आवेश अनंत की ओर अग्रसर, आवेश अनंत की ओर तथा दूरी, उनके बीच की दूरी शून्य की ओर अग्रसर हो। क्या कहलाएगा? आदर्श द्विध्रुव। आदर्श द्विध्रुव कहलाता है। तो ये आदर्श द्विध्रुव, आइडियल डाइपोल। समझ में आ गया? तो एक अच्छा द्विध्रुव और एक बेकार द्विध्रुव में अंतर समझ में आ गया। जिसमें बल ज्यादा लगे वो अच्छा है, जिसमें बल कम लगे वो अस्थायी या बेकार। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा द्विध्रुव और आदर्श द्विध्रुव, दोनों हो गए। अब द्विध्रुव को हम दर्शाएंगे कैसे, व्यक्त कैसे करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये द्विध्रुव है? तो देखो, द्विध्रुव को व्यक्त करने के दो तरीके हैं। द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक माइनस का क्यू और एक प्लस का क्यू। अब इसमें से पहले कौन सा वाला आवेश लेते हैं? तो या इसको पहले लिखो या इसको लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसे भी लिख सकता है प्लस क्यू पहले और माइनस क्यू बाद में, तो दोनों बातें की। तो एक तरीका तो ये है आवेशों को, द्विध्रुव को लिखने का। दूसरा तरीका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है? द्विध्रुव है, ये भी क्या है? द्विध्रुव है। ठीक है, तो ये है आवेशों को, द्विध्रुव को व्यक्त करने का तरीका। कैसे भी लिखा जा सकता है। अब इसमें अगर हमसे कोई पूछे द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होगा, तो देखो माइनस का क्यू प्लस का क्यू दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0। तो ये बात याद रखना, द्विध्रुव का कुल आवेश हमेशा कितना होगा? कुल आवेश हमेशा 0 होगा। किसका? द्विध्रुव का। ये अच्छे से याद कर लेना, कुल आवेश कितना है? 0। द्विध्रुव में कोई आवेश नहीं होता। नेट चार्ज कितना होता है द्विध्रुव का? 0। जब 0 आवेश है तो क्यों पढ़ रहे हैं उसको? क्योंकि इस चैप्टर में तो हम आवेश वाली चीजें ही पढ़ रहे हैं और द्विध्रुव के अंदर कितना आवेश है? 0। फिर भी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि द्विध्रुव में आवेश भले ही 0 होता है लेकिन बिना आवेश के भी अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। द्विध्रुव एकमात्र ऐसा निकाय है जो बिना आवेश के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। एकमात्र ऐसा निकाय जिसका कुल आवेश कितना है? इसका कुल आवेश 0 है परंतु विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न करेगा। मैं शॉर्ट में विद्युत क्षेत्र लिखने के बजाय E लिख दिया है। अब तो तुम्हारी समझ में आता होगा, E का मतलब विद्युत क्षेत्र है। तो ये बिना आवेश के क्या उत्पन्न कर रहा है? विद्युत क्षेत्र। तो ये विशेष हो गया कि नहीं? बाकी ऐसा कोई भी निकाय नहीं है जिसमें आवेश ना हो और वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता हो। इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं है लेकिन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। समझ में आ गई बात? अब तुम सोचोगे इसका मतलब NaCl। NaCl क्या होता है? नमक का एक कण। NaCl भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो आंसर यस करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब तुम सोचोगे अगर हम एक टेबल पे नमक फैला दें या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको फैला दें तो उसके बहुत सारे अणु हो गए तो बहुत सारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब कैसे पता लगाएंगे विद्युत क्षेत्र है कि नहीं? इसके चारों तरफ क्या करो? कागज के टुकड़े फैला दो। अगर विद्युत क्षेत्र होगा तो वही कागज के टुकड़े इससे जाके चिपक जाएंगे नमक से। अब अगर प्रैक्टिकल करके देखें तो ऐसा नहीं होता। नमक के चारों तरफ कागज के टुकड़े फैला दें तो वो नहीं चिपकते। इसका मतलब कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। अगर होता तो जैसे पेन से चिपकते हैं ना, क्योंकि आवेश आता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। उसी तरह से यहाँ भी होना चाहिए लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जिस तरह से प्रत्येक द्रव्यमान 11 तो हमने पढ़ा, प्रत्येक द्रव्यमान क्या उत्पन्न करता है? गुरुत्वीय क्षेत्र। तो क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो सब गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे से जाके चिपक रहे हैं क्या? आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे के बल को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। किसी के बल की दिशा इस तरफ है, किसी का बल इस तरफ है, किसी का इस तरफ है, सभी अलग अलग दिशाओं में है तो क्या होंगे? सब एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक इसी तरह से जब हम नमक के बहुत सारे कण लेंगे तो नमक का प्रत्येक कण अलग अलग दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। सबकी दिशाएं अलग अलग हैं, अलग अलग होने की वजह से सब एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र को क्या करते हैं? निरस्त कर देते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र, वो कितना हो जाएगा? 0। इसीलिए नमक को टेबल पर फैलाने के बाद कागज के टुकड़े उससे जाके नहीं चिपकते। समझ में आ गई बात?
लेकिन NaCl द्विध्रुव है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये बात कन्फर्म है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि NaCl विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, करता है। ठीक, अब आती है आगे की बात। अब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो इस टॉपिक में हम मुख्य रूप से क्या चीज पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो किस तरह से उत्पन्न करेगा, कितना विद्युत क्षेत्र होगा, उसे हम कैसे निकालेंगे। तो उस विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हमें कुछ द्विध्रुव से संबंधित परिभाषाएं समझनी होंगी। कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है द्विध्रुव की अक्ष। ये सभी परिभाषाएं अच्छे से समझ लेना, एक ही डायग्राम में बना देंगे। द्विध्रुव की अक्ष परिभाषाएं में लिखूंगा नहीं, बोलूंगा बस। द्विध्रुव की अक्ष, अक्ष क्या होती है, तो जो मैं बोलूंगा उसको लिख लेना। द्विध्रुव की अक्ष क्या होगी? हमारे पास दो आवेश हैं, एक माइनस का क्यू और एक प्लस का क्यू। डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, चलो यहाँ बना देता हूँ, ठीक है ना। माइनस का क्यू और एक प्लस का क्यू। इसी डायग्राम में, अभी डायग्राम मत बनाना, डायग्राम लास्ट में बनाएंगे जब मैं कंप्लीट कर दूंगा सारी डेफिनेशन, उसके बाद। ये ए है और ये बी है। द्विध्रुव का नाम क्या हो गया? ए बी। ए बी एक द्विध्रुव है। अब द्विध्रुव की अक्ष क्या होगी? द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये इसे क्या बोलेंगे हम? द्विध्रुव की अक्ष। अब अक्ष कितनी बड़ी होगी? तो अक्ष की कोई लंबाई नहीं होती। अक्ष कहां से कहां तक होती है? अनंत से अनंत तक। इसका मतलब है अगर हमें जरूरत पड़ी तो इधर हम कितनी भी लंबी बना सकते हैं, इधर जरूरत पड़ी तो इधर भी कितनी लंबी हो सकती है। तो ये क्या होगी? द्विध्रुव की अक्ष। समझ में आ गई बात? परिभाषा दोबारा सुन लो। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, इनके बीच की दूरी नहीं, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अक्ष कहलाएगी। उसके बाद आता है द्विध्रुव का केंद्र या मध्य बिंदु। केंद्र या मध्य बिंदु किससे दर्शाएंगे? उससे। तो देखो, मान लो कि ये माइनस का क्यू आवेश कहाँ रखा है? ए बिंदु पर, और प्लस का क्यू कहाँ है? बी बिंदु पर। अब एक बिंदु है पी, हमसे पूछे कि बताइए पी की द्विध्रुव से दूरी कितनी है। अब हम सोच कंफ्यूज, कहाँ से दूरी मापे, क्योंकि द्विध्रुव से यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो किसी लड़की ने ये दूरी ले ली, किसी ने बोला कि ये वाली दूरी लेंगे। कोई यहाँ से मापता है, कोई यहाँ से माप रहा है, कोई यहाँ से माप रहा है, सब अलग अलग पॉइंट से माप रहे हैं, सब सही है। लेकिन सभी दूरियां सही हैं, क्योंकि सभी दूरियां कहाँ से मापी गई हैं? द्विध्रुव से पी तक की हैं। लेकिन सभी दूरियां बराबर है क्या? आंसर नहीं। सभी दूरियां कैसी अलग अलग? तो सभी के आंसर भी कैसे आएंगे? अलग अलग आएंगे। कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? हमने फिक्स कर दिया कि द्विध्रुव से किसी भी बिंदु की दूरी जब मापेंगे तो कहाँ से मापेंगे, उस पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया, वो बिंदु हमने फिक्स कर दिया। उस बिंदु को ही हम कहते हैं केंद्र। कहाँ होगा वो बिंदु? तो वो बिंदु होगा इसके मध्य में। तो हम बोलेंगे मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु की डेफिनेशन क्या हो गया? द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। दोबारा सुन लो, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। इसे किससे मापेंगे? ओ से। अब हमें किसी बिंदु की दूरी लेनी हो, किसी भी पॉइंट की, जैसे ये पी है, ये क्यू है, इसकी डिस्टेंस कहाँ से मापेंगे? यहाँ से। सभी बच्चों को बता दिया हमने, सभी बच्चे कहाँ से डिस्टेंस लेंगे? ये सबकी बराबर आएंगे, तो आंसर भी सबकी कैसे आएंगे? बराबर। समझ में आ गई? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये समझ में आ गया केंद्र की क्या जरूरत है, दूरी मापने के काम आएगा। तीसरा है द्विध्रुव की निरक्ष। निरक्ष को हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर और मिड पॉइंट। द्विध्रुव की निरक्ष क्या होगी? तो देखो निरक्ष क्या होती है, ये अक्ष है, ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु से गुजरने वाली और अक्ष के लंबवत रेखा ये वाली, ये क्या है? ये है निरक्ष। डेफिनेशन दोबारा सुनो। द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत या द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली और अक्ष के लंबवत रेखा, या अक्ष के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली, दो बातें हैं। अक्ष के लंबवत है और केंद्र से गुजर रही है, तो दोनों बातें तुमको डेफिनेशन में लिखनी है। द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली रेखा निरक्ष कहलाती है। ये निरक्ष होगी। या इस तरीके से मान लो, ये जो एक्स अक्ष है इसको क्या बोलेंगे? अक्ष। और वाई अक्ष को क्या बोलेंगे? निरक्ष। समझ गए ना? मान लो हमने द्विध्रुव, किसी लड़के ने ऐसे डायग्राम बना दिया, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। किसी लड़के ने द्विध्रुव का डायग्राम ऐसे बना दिया, माइनस क्यू यहाँ है, प्लस क्यू यहाँ है,
अब अक्ष क्या होगी, अक्ष तो ये रहेगी आवेशों को मिलाने वाली रेखा। निरक्ष कहाँ होगी, कैसे तुम बोलोगे, अभी तो आप बता रहे थे कि एक्स अक्ष को अक्ष बोलेंगे तो द्विध्रुव, लेकिन हम ऐसे बनाते नहीं द्विध्रुव को, द्विध्रुव हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है, समझ गए ना। तो अक्ष निरक्ष क्या है, आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्ष है, और इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली और अक्ष के लंबवत रेखा क्या है, निरक्ष। डेफिनेशन होगी, ठीक है। चलो अब आती है नेक्स्ट डेफिनेशन, द्विध्रुव की लंबाई। द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा या द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस, ये इसे हम क्या बोलेंगे, लंबाई। किसकी लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई। किससे व्यक्त करेंगे इसको, तो इसको हम व्यक्त करते हैं 2D से, ठीक है ना। 2D से क्यों, D क्यों नहीं, D इसलिए नहीं क्योंकि जब हम डेरिवेशन करेंगे आगे तो इस दूरी को हमें आधा आधा करना पड़ेगा, आधी यहाँ से यहाँ तक और आधी यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इसको D लेंगे तो ये क्या आएंगे, d/2 जब हम डेरिवेशन करेंगे तो उसमें d/2 लेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए हम इससे अच्छा क्या करेंगे, इससे सरल बनाने के लिए इस दूरी को 2D ले लेते हैं। तो अभी आधी आधी क्या होंगे, d, समझ में आ गया। तो डेरिवेशन में हमेशा 2D लेंगे। वैसे अगर हम बुक में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है इसको D से दर्शाया गया, लेकिन हम किससे दर्शाएंगे, हम तो 2D से ही दर्शाएंगे, ताकि एक ही बात रहे, यहाँ डेफिनेशन में भी 2D और डेरिवेशन में भी 2D, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये होगी द्विध्रुव की लंबाई, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। किसमें मेजर करेंगे इसको, किसमें मापेंगे, मीटर में। इसके बाद आती है फिफ्थ और लास्ट, क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण किससे दर्शाएंगे, P से। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, मैं इसको लिख ही देता हूँ, इसका फॉर्मूला। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण इंटू उनके बीच की दूरी। अगर हम इसे लिखें तो P इक्वल टू क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण। अब दो आवेश है हमारे पास, प्लस Q और माइनस Q। किसी एक का परिमाण लेंगे तो क्या आएगा, Q। लंबाई कितनी है, 2D, तो ये क्या आ गया, द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रक क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगी, कूलाम इंटू मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, क्या है, कूलाम इंटू मीटर। डेफिनेशन क्या होगी द्विध्रुव आघूर्ण की, कूलाम इंटू मीटर, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या होगी, द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन, द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और उसकी लंबाई के गुणनफल को, बीच की दूरी बोलो या लंबाई बोलो, द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और उसकी लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं, इसकी SI यूनिट कूलाम मीटर होती है। अब बात आती है कि P एक सदिश राशि है या अदिश राशि। तो P कैसी राशि है, सदिश। सदिश है तो इसकी दिशा भी निकालनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई तुम्हारे, Q इंटू 2D वाला फॉर्मूला नहीं आया हो तो इधर देखो, 11th में हमने एक भौतिक राशि पढ़ी थी, उसका नाम था बल आघूर्ण। बल आघूर्ण कैसे निकालते थे, मान लो कोई वस्तु है, इस पर हम दो बल लगाए, एक F इधर एक F इधर, दोनों बल कैसे हैं, बराबर और विपरीत, और इनकी क्रिया रेखाएं कैसी हैं, अलग अलग। जैसे ये बल किस रेखा पर काम कर रहा है, इस पर, ये बल इस रेखा पर। जब क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं, बराबर और विपरीत बल हों, क्रिया रेखाएं अलग अलग हों, तो हम बोलेंगे क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण। इस बल आघूर्ण से क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण की वैल्यू कैसे निकालते थे, किसी एक बल का परिमाण इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी, F इंटू आर। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर निकाला है हमने, किसी एक आवेश का परिमाण, लेकिन ये बल आघूर्ण नहीं है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है। किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या है, बल आघूर्ण, ठीक है ना। अब आती है बात, ये P कैसी राशि है, सदिश। सदिश है तो इसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा हम लेते हैं -Q से +Q की तरफ। P की दिशा, P की दिशा किस तरफ होगी, -Q से +Q की होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा सारी डेफिनेशन। तो समझ में आ गई तुम्हारे।
सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जो भी हम डेरिवेशन पढ़ेंगे उसमें पी जरूर आएगा। इस पी से ही हम पहचानेंगे कि ये फॉर्मूला द्विध्रुव का है, क्योंकि ये पी द्विध्रुव आघूर्ण है और केवल द्विध्रुव में ही आता है। समझ में आ गई बात। अब आते हैं द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र। द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र हमें निकालने हैं वो, लेकिन वो तभी समझ में आएंगे जब हम इन पांचों को समझ जाएंगे, क्योंकि यही शब्द बार बार आएंगे। अब अक्ष, केंद्र, निरक्ष, लंबाई, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों में हम सारी बात को समझेंगे और समझाएंगे भी, इसलिए ये सभी डेफिनेशन हमको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब हम द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र, ये डायग्राम जरूर बना लेना, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र। कहाँ कहाँ निकालेंगे विद्युत क्षेत्र? तो द्विध्रुव के कारण हम दो बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। कहाँ? एक तो अक्ष पर स्थित बिंदु पर और एक निरक्ष पर स्थित बिंदु पर। अक्ष पर बिंदु होगा तो उसे बोलेंगे अक्ष रेखीय बिंदु, और निरक्ष पर होगा तो क्या बोलेंगे? निरक्ष रेखीय बिंदु। तो एक तो हम निकालेंगे अक्ष रेखीय बिंदु पर, एक निकालेंगे निरक्ष रेखीय बिंदु पर। समझ में आ गई बात। एक तीसरी स्थिति भी हो सकती है कि बिंदु न तो अक्ष पर हो न निरक्ष पर हो, कहाँ हो? इनके बीच में, ठीक है ना। तो हम अब देखिए, अगर हम इस तीसरी स्थिति को, ये वाली स्थिति को पढ़ लेते हैं तो हमें इन दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला आता है उसी फॉर्मूले से हम अक्ष का फॉर्मूला भी बना सकते हैं और निरक्ष का भी बना सकते हैं। तो एक तरीका तो यह है इन दोनों स्थितियों को पढ़ने का, केवल इसको पढ़ा जाए। एक दूसरा तरीका है कि हम इसको अलग से पढ़ें और इसको अलग से पढ़ें। तो हम किस तरह से पढ़ेंगे और हमें बुक में किस तरह से दिया गया होगा? तो बुक में इस तरह से दिया गया है कि अक्ष का अलग से निकालें और निरक्ष का अलग से निकालें, ठीक है ना। और ये वाली जो स्थिति है कि बीच में कहीं बिंदु हो पी, तो कैसे निकालेंगे वो भी पढ़ लेंगे। तो अभी हम अलग अलग पढ़ेंगे पहले, उसके बाद इसको देखेंगे। तो अभी हम निकाल रहे हैं अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे अक्ष पर विद्युत क्षेत्र? देखिए, छोटा सा डेरिवेशन है इसका, बड़ा सरल है, आसान सा है। उससे पहले एक बात समझ लो कि अगर चार्ज पॉजिटिव हो, धनात्मक आवेश हो और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो इसकी दिशा किधर लेंगे हम? बिंदु की तरफ, ये डायरेक्शन। अगर चार्ज माइनस का हो और इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो डायरेक्शन कौन सी लेंगे? ये वाली। ये बात समझ में आती है सबकी। अगर पॉइंट यहाँ होता तो डायरेक्शन ये होती, यहाँ होता तो डायरेक्शन ये होती। इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज है तो किसी अलग अलग पॉइंटों पर हम डायरेक्शन कैसे लेंगे? इस तरह से। यहाँ पॉइंट हो तो ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर होगी डायरेक्शन, पॉइंट की तरफ, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन किधर होगी? पॉइंट से नेगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। और किसी चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ई के ओपन आर स्क्वायर। अब तक तो तुम्हारी समझ में आ ही गया होगा, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। पिछले वीडियो देख लिए होंगे तुमने। तो देखो कैसे निकालेंगे हम एक विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। देखिए कैसे निकालेंगे। ये एक डाइपोल है, इसके दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ये क्या है? इसकी अक्ष, एक्सिस। इस तरफ बिंदु लेंगे तो हमने इस तरफ इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। ये क्या है? पी पॉइंट, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये क्या है? इसका सेंटर। हमको किसी पॉइंट की जो डिस्टेंस दी जाएगी, ये द्विध्रुव से कितना दूर है, तो हम यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से मापेंगे कितना दूर है, तो हमने बोल दिया आर, ठीक है ना। अब इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2d। तो ये आधी डिस्टेंस कितनी होगी? d, और ये बची हुई आधी कितनी होगी? d। अब हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके कारण निकालना है? इस द्विध्रुव के कारण। लेकिन हमें जो सिखाया गया है वो क्या है? एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया गया है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? k के ऊपर आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, एक तो चार्ज की वैल्यू और एक डिस्टेंस r, दूरी। तो चार्ज तो हमारे पास दोनों है, ये q है और ये भी q है। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो हम साइन का यूज तो करेंगे नहीं, चिन्ह का उपयोग नहीं करते हैं, केवल क्या लेते हैं? परिमाण। तो आवेश दोनों q लेंगे हम। दूरियां क्या लेंगे? इस आवेश से दूरी कितनी होगी? इस p की। तो ये दूरी लगी हमको b2। अब ये o से और p की डिस्टेंस कितनी है? r। दिखाई दे रही है तुमको? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? r। और o से b की डिस्टेंस कितनी है? d। हमको क्या लेनी है? केवल ये। तो ये कितनी होगी? समझ में आया? कितनी होगी? r में से इस d को माइनस कर दो तो कितनी हो जाएगी? r माइनस d। ये किसकी डिस्टेंस होगी? प्लस q से p की, ठीक है। अब माइनस q से p की डिस्टेंस तो कितनी होगी? ap।
AP कैसे निकालेंगे, OP प्लस OA। OP कितना है R, इसमें AO को और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R प्लस T। समझ में आ गई होंगी दोनों डिस्टेंस, ठीक है ना, दोनों डिस्टेंस समझ में आ गई। अब दोनों डिस्टेंस आ गई, दोनों चार्ज हैं, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 मान लेते हैं इसको, क्या होगा KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी R माइनस T का होल स्क्वायर। अब माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E2 की वैल्यू क्या होगी, KQ अपॉन R प्लस T का होल स्क्वायर। इसमें साइन माइनस का नहीं लेना है, तो फिर चिन्ह का क्या करेंगे, चिन्ह से हम डायरेक्शन निकालेंगे। जैसे ये प्लस का है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन किधर होगी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, ये किसकी डायरेक्शन है, E1 की। ये माइनस का है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, E2। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, परिणामी रिजल्टेंट, वो कितना होगा, या तो E1 माइनस E2 होगा या E2 माइनस E1 होगा। अब हमें क्या करना है, जो बड़ा हो उसमें से छोटे को माइनस करना है। हमें कैसे पता लगेगा कि बड़ा कौन है, तो देखो प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड P पर ज्यादा होगा या माइनस Q का, प्लस Q का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये पास में है। तो प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, E1, इसका मतलब है E1 E2 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, E1 माइनस E2। समझ में आ गई बात, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिट है। E1 में से E2 को माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि E1 बड़ा है। तो लिखेंगे हम, ये बात यहाँ लिख देंगे, E1 व E2 परस्पर विपरीत हैं, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी E कितना होगा, E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू क्या है, KQ अपॉन R माइनस T का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस T का होल स्क्वायर। E की वैल्यू क्या आ जाएगी, KQ तो कॉमन आ गया दोनों में, यहाँ पे क्या है R माइनस T का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है R प्लस T का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। नीचे क्या आ जाएगा, R माइनस T का होल स्क्वायर और यहाँ पे R प्लस T का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, R प्लस T का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, R माइनस D का होल स्क्वायर। समझ में आ गई, ये टर्म समझ में आ गई ना, ये एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, R प्लस D का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे जब हम इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो ये R प्लस D का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वन की जगह पे R माइनस D का होल स्क्वायर। समझ गए। अब देखो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको साफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो कंप्लीट होने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब एकदम से साफ हो गया होगा ना, बैक करके और स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। अब आगे करते हैं इसको। ई की वैल्यू क्या आएगी, KQ। अब ये जो नीचे एलसीएम लिए हमने, ये दो ब्रैकेट आ गए, R माइनस डी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R माइनस डी इंटू R माइनस डी। दो ब्रैकेट बना दिए हमने, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब R प्लस डी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R प्लस डी और R प्लस डी। समझ में आ गई। जैसे एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, वैसे हमने लिख दिए, बस अपने हिसाब से लिख दिए। जैसे ये दो ब्रैकेट एक साथ, ये दो ब्रैकेट एक साथ, ये तो भी नीचे की कहानी। अब ऊपर क्या है, R प्लस डी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD माइनस दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, R माइनस डी का होल स्क्वायर है, तो R स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD। समझ में आ गया। अब इस माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो R स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, तो R स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर भी माइनस का होगा तो ये भी कैंसिल, ये प्लस का होगा तो ये ऐड हो जाएगा। कितना होगा, 4RD। ई की वैल्यू क्या आएगी, KQ इंटू 4RD, ये तो आएगी वैल्यू। अपन में क्या आएगा, तो देखो अपन में क्या आएगा, ये दोनों ब्रैकेट मिलके a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये ब्रैकेट भी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम आएगा, तो दो ब्रैकेट हो जाएंगे ऐसे, तो हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब बात आती है इसकी 4rd। इस 4rd में इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, समझ में आ गया। 4 के हमने दो टुकड़े कर दिए, 2 × 2 ऐसे करके लिख दिया। अब इस d को यहाँ लिख दो और r को पीछे, समझ में आ गया, लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे। ऐसे लिखने से क्या फायदा हुआ, एक टर्म बन रहा है इसमें q × 2d, और तुम जानते हो कि q × 2d ये क्या होता है, p, दूसरे भाग होगा, अभी पढ़ा हमने। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2kp, kp हो गया, p हो गया इंटू r अपॉन, अब नीचे r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो जब हम द्विध्रुव की डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या बताया, उसमें बताया डेफिनेशन में कि जो द्विध्रुव की लंबाई होती है, लंबाई कितनी ली हमने 2d, ये कैसी होती है, बहुत कम। एक दूरी आ रही है इसमें r, 2d बहुत कम होती है, लेकिन r कोई जरूरी नहीं कि कम हो, ये कितना भी हो सकता है, लेकिन 2d जरूरी है कम होना। तो इसका मतलब ये एक छोटी सी दूरी है, जब ये छोटा है तो d कैसा होगा, क्योंकि हमारे पास d केवल, जब ये छोटा है तो d और भी छोटा हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं इसका डी स्क्वायर कैसा होगा, और भी छोटा। जब हम छोटी संख्याओं का वर्ग करते हैं, जैसे हमारे पास संख्या है 0.2, इसका हमने क्या किया वर्ग, तो क्या आएगा 0.04, कैसी हो गई, छोटी होगी ना। जब हम छोटी संख्याओं का वर्ग करते हैं, घन करते हैं, बड़ी बड़ी घातें लेते हैं, छोटी संख्याओं की बड़ी घातें कैसी होती हैं, और छोटी होती जाती है। तो हमारे पास डी स्क्वायर है, और डी स्क्वायर कैसा है, बहुत छोटा है, किसके तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में। तो हम डी स्क्वायर को क्या करेंगे, नगण्य मान के छोड़ देंगे, 0 मान के छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि इसके बहुत छोटी वैल्यू है। जब हम आर स्क्वायर में से एक बड़ी सी संख्या में से छोटी सी संख्या को माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको 0 मान के छोड़ देंगे। तो ये बात हम लिख देंगे कि डी बहुत छोटा है आर से, इसलिए डी स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने को छोड़ देंगे तो ये डी स्क्वायर तो 0 हो गया, आर स्क्वायर के ऊपर आ जाएंगी दो घातें, तो क्या हो जाएगा आर की पावर 4, ये आर कैंसिल, क्या गया 2kp आर की। इक्वेशन 1 ये आ गया फाइनल फॉर्मूला, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू हुई, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जो डायग्राम हमने पहले बनाया था उस डायग्राम को एक बार वापस करके देख लो। उस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया है, मैं छोटा सा डायग्राम बना के बताया था तुमको। ये -q था, ये +q था, ये पॉइंट P है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन है और इधर किसकी है, E2 की। इनमें से बड़ा कौन है ये, तो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन आएगी, परिणामी दिशा, वो किस तरफ होगी, इस तरफ ही होगी, समझ में आ गई। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, इस पर हमने इधर से बल लगाया 100 न्यूटन और इधर से लगाया 20 न्यूटन, तो इस पर नेट फोर्स कितना हुआ, 80 न्यूटन हुआ। उस 80 न्यूटन की डायरेक्शन किधर होगी, 100 की दिशा में, बड़े वाले की दिशा में, इधर लगेगा बल। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनमें से ये बड़ा है, ये छोटा है, और दोनों कैसे हैं, अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, E1 की डायरेक्शन में। E1 की डायरेक्शन कौन सी, ये वाली, समझना, ये डायरेक्शन। ये कौन सी है, -q से +q वाली, कौन सी है, -q से +q। -q से +q डायरेक्शन किसकी बताई थी, P की। तो इसका मतलब है इस डेरिवेशन में P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन कैसी हैं, एक ही हैं। तो लिखेंगे सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म। E वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 2kp वेक्टर अपॉन r3। अगर ये E और P अपोजिट होते तो हम यहाँ माइनस लगा देते, लेकिन अभी एक ही डायरेक्शन में है तो हमने ये लिख दिया। ये सदिश रूप है, समझ में आ गया। अब ये देख रहे हो तो E की वैल्यू r के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, और पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वहां वर्ग आता है r पर, इसमें क्या आ रही है क्यूब। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा अलग एक फॉर्मूला है ना, वैसे समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इसको फिर से देख लो तो सॉरी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है इसका अगला निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो अब तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइव क्लास जूम पे भी चलती है, उस जूम की आईडी और
मेरा नंबर टेलीग्राम वाला, टेलीग्राम के नोट्स भी मिलते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों के नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है ना। वैसे वीडियो में देखे रहे होंगे तो नंबर कहीं ना कहीं, ठीक है। बाय।